हेलो एंड वेलकम ऑल द व्यूअर्स। मैं सुमित चौहान आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के सेशन में। जैसे कि एसएस का दूसरा मैच जारी है और आज दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन का खेल समाप्त हो चुका है। इंग्लैंड की इनिंग्स अभी भी चल रही है और दूसरे दिन की समाप्ति पर उन्होंने 278 रन पर 4 विकेट खो दिए हैं। अभी भी इंग्लैंड के स्किपर बेन स्टोक्स और उनके साथ में हैरी ब्रूक साथ में खेल रहे हैं। हैरी ब्रूक 45 रन पर नॉट आउट हैं और वहीं उनके स्किपर बेन स्टोक्स 17 रन पर नॉट आउट है। काफ़ी अच्छी बैटिंग देखने को मिली है आज इंग्लैंड की तरफ से, जिस तरीके से उन्होंने बेसबॉल का जो अप्रोच दिखाया। फर्स्ट विकेट के लिए काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप हुई जैक क्रॉली और बेन डकैट के बीच में। और अगर बात करी जाए तो 91 का राउंड उन्होंने दोनों के बीच पार्टनरशिप हुई पहले विकेट के लिए और काफ़ी तेज़ी से रन बनाए दोनों ने। 19 या 20 ओवर में ये 88 रन 91 रन की पार्टनरशिप पूरी कर दी थी। उसके बाद जैक क्रॉली 48 रन पर आउट हो गए। नेथन लॉयन की एक बहुत अच्छी बॉल टर्न होके विकेट कीपर के हाथों में गई। एलेक्स कैरी ने स्टंप्स आउट किया उन्हें। तो काफ़ी अच्छी टैक्टिक्स के थ्रू उनको आउट किया गया और काफ़ी लकी नहीं रहे कि अपनी 50 पूरी करते हैं, हम अनलकी कहेंगे उनको। उसके बाद ओली पोप आए वन डाउन, उन्होंने अच्छे हाथ दिखाए, उन्होंने तेज़ी से 42 रन बनाए और बेन डकेट के साथ अच्छी पार्टनरशिप की। और अगर हम बेन डकेट की बात करें तो वो भी अनलकी रहे, 98 रन्स पे आउट हो गए आज। और सेंचुरी उनकी होनी चाहिए थी जिस तरीके से वो आज खेल रहे थे, बहुत ही अच्छा खेल रहे थे, अच्छे पुल शॉट्स लगाए, अच्छी कवर ड्राइव्स भी लगाए। और अगर इंग्लैंड की बॉलिंग की बात करी जाए और तो सुबह जब वो आए वापस यहाँ पे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट दूसरे दिन में मॉर्निंग सेशन में काफ़ी अच्छी बॉलिंग की। शुरुआत में जब ऑस्ट्रेलिया आई तो 339 रन पर उनके 5 विकेट थे पहले दिन और सेकंड डे जब उन्होंने स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में ही इंग्लैंड ने अर्ली ब्रेक थ्रू दिलाई अपनी टीम को। एलेक्स कैरी और मिचेल स्टार्क जल्दी-जल्दी आउट हो गए और उसके बाद विकेट्स गिरते ही रहे। हालाँकि स्टीव स्मिथ एक छोर से खेलते रहे। उन्होंने अपनी सेंचुरी पूरी की जो कि उनके टेस्ट करियर की 32वीं सेंचुरी थी, 32nd। और इसके साथ ही उन्होंने स्टीव वॉ की भी बराबरी कर ली है सेंचुरीज़ के अगर हम बात करें। तो स्टीव वॉ की भी 32 सेंचुरी और स्टीव स्मिथ की भी इसमें 32 सेंचुरी। तो अब उनसे आगे सिर्फ़ अगर ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन की बात करें तो उनसे आगे सिर्फ़ रिकी पॉन्टिंग ही आगे हैं जिनकी 41 सेंचुरीज़ हैं इस समय टेस्ट में। तो उम्मीद करते हैं कि इस जो रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलियन के वो अ, रिकी पॉन्टिंग का रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे सेंचुरीज़ के मामले में अगर बात की जाए। तो जैसा कि हम बोल रहे थे कि स्टीव स्मिथ की सेंचुरी होने के बाद ऐसा कोई प्लेयर नहीं था ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो आज टिक सके या खेल सके लंबा। तो इसके रिजल्ट में ऑस्ट्रेलिया के जो आखिरी जो 5 विकेट थे वो सिर्फ़ 74 रन पर ही गए गए और 416 रन पर पूरे ऑल आउट हो गई टीम। एक समय जब स्टार्टिंग में खेल रहा था हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद ऑस्ट्रेलिया अच्छा बड़ा स्कोर करेगा। 450 या 500 का राउंड अगर रन बनाते तो एक अच्छी पोज़ीशन में वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो सकता था। लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाजों ने अच्छी बॉलिंग की, बॉलर्स ने, ऑली रॉबिन्सन हुए और जो डेब्यूटेंट थे हमारे जॉश टन, बहुत अच्छी बॉलिंग की, 3-3 विकेट निकाले दोनों ने। तो तारीफ़ करनी होगी उनकी तरफ से। शुरुआत में आते ही जल्दी विकेट्स लिए और ऑस्ट्रेलिया को कम स्कोर पर रोका जिसकी उम्मीद हम नहीं कर रहे थे। हम सोच रहे थे कि कुछ बड़ा स्कोर करके जाएँगे पहले ही में। और जिस तरीके से फिर इंग्लैंड ने रिस्पॉन्स किया 416 रनों का वो काबिल-ए-तारीफ़ था। मतलब एकदम से अटैकिंग क्रिकेट खेलते रहे। बहुत ही अटैकिंग क्रिकेट खेला और ओपनिंग पार्टनरशिप भी जो थी उसकी तो क्या ही बात करें, मतलब ऑलमोस्ट 4.5 रन पर ओवर बनाए। 20 ओवर में 91 रन्स की पार्टनरशिप पहले विकेट के लिए, मतलब क्या ही एकदम लाजवाब पार्टनरशिप थी। जो बाकी में अगर हम बेसबॉल की अगर बात करते हैं तो वो एक तरीके से डिस्प्ले था बेसबॉल का कि किस तरीके से बैटिंग की जाती है। और वो टेस्ट क्रिकेट में आज की उन्होंने इनिंग में दिखाया भी इंग्लैंड ने, जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी। 91 रन्स बने हैं सिर्फ़ 20 ओवर में, जिसमें से जैक क्रॉली ने 48 रन बनाए 46 से 47 बॉल्स में। अनलकी रहे, जल्दी आउट हो गए, हाफ सेंचुरी पूरी नहीं कर पाए। और बेन डकेट भी अनलकी रहे, वो भी अपनी सेंचुरी पूरी नहीं कर सके, बहुत ही अच्छा खेल रहे थे, 98 रन्स पे आउट हो गए। लेकिन उसके बाद एक समय पे जब इंग्लैंड 190 पर 2 विकेट था, 188 पे 2 विकेट था, फिर वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने अपनी प्लानिंग में चेंज लाया। जब प्लानिंग में चेंज लाए हम इस हिसाब से कह रहे हैं कि उस समय ऑस्ट्रेलिया को विकेट चाहिए थे और सिर्फ़ 2 ही विकेट गिरे थे।
तो ऑस्ट्रेलिया ने शॉर्ट बॉल्स की प्लानिंग की। अगर हम बात करें तो 38 से 48 ओवर तक लगातार उन ओवरों के बीच में ऑस्ट्रेलिया ने शॉर्ट बॉल्स की टैक्टिक्स अपनाई और जिसके रिजल्ट में उन्हें विकेट्स भी मिले। उन्होंने ओली पॉप को आउट किया, उन्होंने बेन डकेट को आउट किया, उन्होंने जो रूट को आउट किया। उन्होंने ये 3 इम्पोर्टेंट विकेट्स निकाले उस पीरियड में। तो हम जैसा कि हमने ये भी देखा था कि जब तेज़ी से रन निकलते हैं तो जो अपोज़िशन का जो कैप्टन होता है, जो बॉलिंग टीम का जो कैप्टन होता है, वो सोचता है कि किसी तरीके से रन्स को रोका जाए। लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ ये रणनीति काम नहीं आती क्योंकि उनके प्लेयर्स जो होते हैं हर तरीके से अटैक ही करते रहते हैं। अब जब अटैक कर रहे थे तो यहाँ पे पैट कमिंस ने बहुत ही अच्छा एक प्लान लेके आए, उन्होंने शॉर्ट बॉल्स करे। मतलब कि कोई भी बैट्समैन आ रहा है या कोई भी खेल रहा हो, चाहे सेट बल्लेबाज हो या नया बैट्समैन आ रहा हो, सभी को शॉर्ट बॉल करी। 38 से 48 ओवर के बीच में सारी की सारी शॉर्ट बॉल्स करी गई और जिसमें 3 विकेट्स उन्होंने निकाले। अब हम जब बात करते हैं शॉर्ट बॉल्स की तो मतलब कि शॉर्ट बॉल अच्छी लाइन पे, अच्छी लेंथ पे, सीधे बॉडी लाइन पे करना आके बॉल जब हम बैट्समैन को खिलाएँगे शॉर्ट बॉल तभी वो शॉट खेलेंगे और तभी विकेट्स निकलने के चांस बनते हैं। तो यही पूरी अच्छा जोर लगाया ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने, अच्छी लाइन से बॉल की। एक होता है कि हाँ, पूरा प्लान के साथ उस प्लान को एग्जीक्यूट भी करना, तो वो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ने किया अपने दोपहर के सेशन और लास्ट के सेशन में। और उसके बाद अगर बात करें, तो हमने यही चीज़ हमने सेम देखी थी डब्ल्यूटीसी फाइनल में भी जब ट्रेविस हेड बैटिंग कर रहे थे, मतलब काफ़ी अटैकिंग गेम खेल रहे थे, तो बाउंड्रीज़ को रोकना एक बहुत इम्पोर्टेंट हो गया था उस समय। तो रोहित शर्मा ने भी उस समय अपनी पूरी फील्डिंग खोल दी थी, लेकिन हमारे जो बॉलर थे, हमारे बॉलर को जो होते हैं वो इतना फ़ोर्स नहीं लगा पाते हैं बॉडी के लिए क्योंकि वो उस समय कैपेबल नहीं है। क्यों जब वो जोर लगाने पे जाते हैं तो उनकी लाइन बदल जाती है, लेंथ भटक जाती है। तो यही हमने देखा मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी के टाइम पे भी कि वो पूरी फ़ील्ड लगा रखी थी, जब हमने शॉर्ट बॉल्स की तो उनकी लाइन वगैरह बार-बार चेंज हो रही थी क्योंकि जब हम शॉर्ट बॉल की जब हम फ़ील्ड लगाते हैं तो ज़रूरी हो जाता है कि हम बॉडी लाइन पे बॉल करें। बैट्समैन को हम जितना खिलाएँगे उतने ही चांसेस बनेंगे उनके आउट होने के। और यही सेम चीज़ ऑस्ट्रेलिया ने आज इंग्लैंड को कराई और इंग्लैंड का जो माइंडसेट है, जो कि बेसबॉल का ही लेके चलते हैं। अब जब बेसबॉल की जब हम बात करते हैं तो इस समय जब बॉडी लाइन पे उनके बैटर्स को बॉलिंग हो रही थी, तो उनके पास 2 ही ऑप्शन वहाँ पे बच रहे थे। कि या तो वो बॉल को डक करें, जो कि उनके इंटेंट के अगेंस्ट था ये चीज़, तो वो उनके कोई भी बैट्समैन ने किसी भी शॉर्ट बॉल पे डक करा ही नहीं। तो और ये दिखाता है कि उनका इंटेंट किस तरीके का था कि वो हर बॉल पे रन बनाना वो देख रहे थे। अब अगर आपके बॉडी लाइन पे शॉर्ट बॉल हो रही है, तो आपके पास सिर्फ़ 2 ही चीज़ जैसे कि मैंने बताया 2 ही चीज़ होती हैं, या तो आप डक करें या तो फिर आप ऑफ साइड में रूम बना के खेलें। क्योंकि सारे फील्डर्स जो थे उन्होंने थर्ड मैन और फाइन लेग पे लगा रखे थे बाउंसर्स के लिए और शॉर्ट लेग लगा रखा था, डीप मिड विकेट लगा रखा था। तो ऐसे में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप अपने प्लानिंग के हिसाब से आप भी अपनी बैटिंग में भी प्लानिंग के हिसाब से ही आप बैटिंग करें, तो बहुत इम्पोर्टेंट है और ये चीज़ हमने देखी हैरी ब्रूक जब बैटिंग करने आए। हैरी ब्रूक बार-बार इसी चीज़ को टारगेट कर रहे थे कि जब वो बॉडी लाइन पे बॉल आ रही थी, सारे बाउंसर्स आ रहे थे, तो वो टारगेट कर रहे थे कि वो ऑफ साइड पे रूम बना के मारें या स्ट्रेट खेलने की कोशिश करें। जहाँ पे कोई फील्डर नहीं था, वहाँ पे आसानी से रन बन सकते थे। और यहीं कहीं वो रैम्प शॉट लगाते या बॉल के मेरिट पे खेलने जाते तो उनके आउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। टोटल 7 फील्ड लगा रखे थे उन्होंने बाउंसर के लिए, 3 थर्ड लेग पे, 3 फाइन लेग पे, 2 मिड विकेट में ऐसे करके पूरी फील्ड सेट थी बाउंसर के लिए। तो एक तरीके से बहुत ही अच्छा दिन रहा आज दोनों ही टीमों के लिए। अगर ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी बॉलिंग की लास्ट के सेशन में आके तो इंग्लैंड ने स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छी बैटिंग की। ओवरऑल इस समय मैच जो है इक्वली बैलेंस है दोनों ही टीमों के लिए और थर्ड ये देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा कि किस तरीके से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया कल उतरते हैं क्योंकि यहाँ से 278 रन तो बना लिए हैं इंग्लैंड ने यहाँ पे 4 विकेट खो के और अभी भी 138 रन की लीड है ऑस्ट्रेलिया के पास और इंग्लैंड को अभी ये बनाने हैं। अगर यहाँ पे कहीं भी उन्होंने 150 या 200 रन कल जाके और बना लिए तो एक्स्ट्रा रन्स जो हो जाएँगे उनके पास वो 60-40 रन्स की लीड उनके पास पहुँच जाएगी आराम से। तो हम उम्मीद करते हैं कि कल बहुत ही कांटे का मुकाबला हमें देखने को मिलेगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी क्योंकि अगर उनको पता है कि अगर यहाँ पे उन्होंने ये बेन स्टोक्स या हैरी ब्रूक किसी को आउट कर लिया, तो उसके बाद सिर्फ़ उनके पास जॉनी बेयरस्टो ही बचते हैं जिनका विकेट निकालना है। अगर इन दोनों को आउट कर लिया तो उसके बाद इंग्लैंड की टेल बहुत लंबी है और उसे
आउट करना बहुत ही आसान रहेगा क्योंकि उसके बाद से स्टुअर्ट ब्रॉड, ओली रोबिंसन, जॉश टंग जो भी अपना डेब्यू कर रहे हैं और उसके बाद फिर हमारे बचते हैं लास्ट में जिमी एंडरसन। तो काफ़ी मुश्किल और काफ़ी चैलेंजिंग थर्ड डे होने वाला है दोनों टीम्स के लिए। तो देखते हैं कि तीसरे दिन क्या होता है इस सेकंड टेस्ट के एशेज़ मैच में लॉर्ड्स के। सो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए आज के लिए और लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें हमारे इस वीडियो को अगर आपको अच्छे लगे। धन्यवाद।